जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। एजुकेशन बायर आपके लिए पीटी 365, जी हाँ, पीटी 365 जो पॉलिटी को टारगेट करते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए ये आपसे चर्चा का बिंदु बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स, हमने अब तक पॉलिटी का राज्य व्यवस्था में पीटी 365 में आपसे 3 लेक्चर ले लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, भारतीय राज्य व्यवस्था पीटी 365 विजन आईएएस। आप उसको विजिट कर दें, वहाँ पर आपको फुल एकदम प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली उन वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा फास्ट वे में इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पीटी 365 ही क्यों क्यों जरूरी है आपको पीटी 365 पढ़ना? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ, देखिए, ताकि आपको समझ में आए। मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया है, खुद सेल्फ एकदम पढ़ा है, ठीक है, और भी पहले भी मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, जाना है, ठीक है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप भी पीटी 365 पढ़ें। कहाँ से पढ़ें, मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एज ए मेंटर होने के नाते, एज ए एजुकेटर होने के और यूपीएससी का एक ठीक ठाक अनुभव करने के नाते मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पीटी 365 ना केवल आपको करंट अफेयर कवर करता है, बल्कि करंट अफेयर के साथ साथ ये आपके बेसिक को भी क्या करता है, कवर करता है। आप जितने भी टॉपिक्स देखेंगे उसमें ना केवल करंट अफेयर बल्कि बेसिक को भी ये कवर किया गया है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम आज लेक्चर नंबर 4 पे आपसे चर्चा करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 पे हमारा जो आपसे यूनिट है, वो तीसरा यूनिट हम चर्चा का बिंदु आपसे बनाएंगे। जी हाँ, हम अब तक आपसे 2 यूनिट चर्चा का बिंदु बना चुके हैं। पहला एक तो इलेक्शन वाला हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, इसके जो जितने भी सब यूनिट हैं उस पर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। दूसरा जो यूनिट था आपका जो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्स और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इस पर मैंने आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया था। आज की क्लासेस में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे खास तौर पर संविधान से संबंधित जो जितने भी मुद्दे रहे हैं, इश्यू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट को आपसे एक ही क्लासेस में डिस्कस कर सकें। तो चलिए समय न गवाते हुए इस डिस्कस को और आगे बढ़ा देने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं यूनिट पे चलता हूँ ताकि आपको यूनिट से रूबरू करा सकूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक ही क्लासेस में एक यूनिट्स आपकी कवर कर ली जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपके सामने इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सिटीजनशिप से रिलेटेड आपका पहला जो टॉपिक्स रहेगा वो आपका सिटीजनशिप से रहेगा। देखिए, नागरिकता की अगर हम बात कर लें तो संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता का प्रोविजन दिया गया है, जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। कहां से? इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर हम देखें आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 5 से 11 तक आपके किसके बारे में चर्चा करता है, नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। इस पे रिलेटेड जितने भी लॉ बनाने का प्रयास किया जाएगा, जो भी कानून बनाएगा, तो इस पे केवल और केवल जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको ये राइट्स मिला हुआ है और किसी को ये अधिकार नहीं है। चलिए, तो उसी से रिलेटेड जितना भी 360 डिग्री हो सकता है मैं आपसे उस पर डिस्कस करने का प्रयास करूंगा इस क्लासेस के माध्यम से। मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको केवल और केवल क्या करना है, अपने स्तर पर संविधान के आर्टिकल एक बार देख लेने हैं। आर्टिकल बस आपको देखते रहना है, 5 से 11 तक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं। जैसे 5 में किसकी बात करता है, 5 में बात करता है आपकी नागरिकता से जुड़े हुए विषयों के बारे में, वंश से, जन्म से, पंजीकरण से। 6 की बात कर ले, मैं रिवाइज करता देता हूँ। 6 की बात कर ले, जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए गए हैं, ठीक है, 1948, जो आपका 19 जुलाई 1948। और 7 में अगर हम देखें तो 7 में करता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए वो वापस आते हैं। 8 में बात करता है जो एनआरआई हैं उनके बारे में बात करता है। 9 में आप देखोगे उसको लेकर के कुछ प्रोविजन है। 10 में किस तरीके से कानून बना सकती है संसद। 11 में आपकी कानूनों की रद्दता को बात करता है, मतलब कि जो सिटीजनशिप है उसको कैसे समापन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रखी गई हैं। आई होप कि आपका रिवाइज भी यहाँ से हो गया। चलिए, सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या इसमें क्यों सुर्खियों में रहा, चर्चाओं का बिंदु क्यों रहा, देखिए
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A, इसका एक सब क्लोज है जिसको बोलते हैं 6A, इसकी वैधानिकता को बरकरार रखा है। क्या है नागरिकता अधिनियम 1955? इसमें नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित 5 तरीके बताए गए हैं। अब कौन से 5 तरीके हैं आपने सभी जानते हैं। 5 तरीके जो कि आप संविधान के आर्टिकल, कौन से आर्टिकल की बात करते हैं बच्चे, जो कि संविधान के आर्टिकल, एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल है आपका 5। अब ये जो आर्टिकल 5 है वो इसी चीज को रेखांकित करता है, जैसे बर्थ मतलब कि जन्म से, आपका जन्म भारत की सीमा में हुआ हो, पहला। वंशानुक्रम यानी वंश से, दूसरा। तीसरा है आपका नेचुरलाइजेशन मतलब कि देशीकरण से, तीसरा रजिस्टराइजेशन मतलब कि पंजीकरण के द्वारा, और पांचवी की बात करता है यहाँ पर राज्य क्षेत्र या फिर भारत का भाग बन जाने से। एक्वेंशन ऑफ जो कि टेरिटरी है जितनी भी अगर शामिल होंगी, मान लीजिए आज बांग्लादेश से, बांग्लादेश से कुछ ऐसा रीजन है जो भारत का हिस्सा बन जाए, तो वो लोग भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बना दिए जाएंगे। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ध्यान में रखना। भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में डबल है, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान में भी आप देखोगे डबल सिटीजनशिप है। आप पाकिस्तान के नागरिक होने के साथ साथ किसी अन्य देश की भी नागरिकता को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, नागरिकता अधिनियम 1955 का एक विशेष प्रावधान करता है जिसमें वर्ष 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर, मतलब जिसको असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के जारी शामिल किया गया था। आइए बात कर लेते हैं इस धारा को। 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि आज का बांग्लादेश जो वर्तमान में है, से असम के आकर आकर मतलब कि वहां से असम में आकर जो वैसे व्यक्ति थे उनको विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो आपका CAA लाया गया था 2019 का, और 1985 में 55 में सॉरी जो अमेंडमेंट किया गया था उसको क्या है, आइए देख लेते हैं इसकी सुर्खियां क्या है। देखिए, विदेशी विषयक मतलब कि जो प्राधिकरण होता है आपका अधिग्रहण, जिसको फॉरेनर ट्रिब्यूनल कहते हैं। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम में रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण ने विदेशी करार दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको इंडियन सिटीजन घोषित कर दिया। और फॉरेनर जो भी आपका ट्रिब्यूनल्स था उसने उसको फॉरेनर घोषित कर दिया, मतलब कि वो विदेशी है। ठीक है, स्थापना की बात कर ले, यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। इन्हें विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विषयक अधिग्रहण आदेश 1964 के तहत स्थापित किया गया है। क्षेत्राधिकार, भारत में केवल विदेशी विषयक प्राधिकारों के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। इसके अर्थ की बात कर लें तो असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो कि NRC, आपने पढ़ा होगा NRC के बारे में, नेशनल रजिस्टर्स जो सिटीजन है, किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने भर से यह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि शक्ति इसके पास सिविल जो आपकी प्रक्रिया संहिता 1908 की सिविल कोर्ट्स की इसके पास में शक्तियां दी गई हैं। आइए बात कर लेते हैं इसको लेकर के। अभी हाल ही में पार्लियामेंट्स ने आप देखोगे 2024 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स रूल भी एक पारित किया है। अब ये रूल क्या है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका 360 डिग्री पूर्ण रूप से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधित किया और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आइए बात कर लेते हैं 2024 का आपका जो अधिनियम जो नियम है, संशोधन जो नियम लाया गया है उसमें कुछ ऐसे बिंदु रखे गए हैं, उन पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं क्या क्या, ताकि कभी आपसे पूछे कि 2024 का जो नागरिकता संशोधन नियम 2024 लाया गया था उसके कौन कौन से प्रोविजन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सॉरी पात्रता क्या है, पंजीकरण या देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। कौन कर सकता है, भारतीय मूल का व्यक्ति, किसी भारतीय नागरिक
से शादी करने वाली महिला या पुरुष, विदेशी कोई हो सकता है, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, उसके साथ-साथ वह व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वह व्यक्ति जिसके माता-पिता या पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का एक ही नागरिक रही या रहा है और ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत, ठीक है? इसको ओवरसीज़ सिटिज़न्स जो ऑफ इंडियंस रखे गए हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। देशीकरण द्वारा जो नागरिकता के लिए मान्यताएँ क्या पात्रताएँ रखी गई हैं? देखिए, नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन के दिए गए विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा शपथ पत्र पर क्या करने होंगे? उस पर प्रस्तुत करने के लिए उसको लाया गया है। तो उसको भी क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। आवेदक को भारतीय संविधान की आप देखोगे 6वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि जो 8वीं अनुसूची है, सॉरी 6ठी नहीं, 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाएँ हैं? 22 लैंग्वेज हैं। जब आप नागरिक बनोगे तो इन 22 लैंग्वेजेस में से आपको कोई एक लैंग्वेज वास्तविक रूप से आनी चाहिए, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसको ध्यान में आपको रखना है। राष्ट्रीयता का प्रमाण की बात कर लें तो नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए इन दस्तावेजों में क्या-क्या आप राष्ट्रीयता का प्रमाण के रूप में क्या-क्या कर सकते हैं, ज़रा समझना। जैसे इन दस्तावेजों में वीज़ा आप दिखा सकते हैं, आवास परमिट दिखा सकते हैं, जनगणना की पर्ची दिखा सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंसिंग दिखा सकते हैं और आधार कार्ड को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरे देश की नागरिकता का परित्याग आप देखो कैसे उसका त्याग करना होगा। आवेदक को इस घोषणा पत्र भी सौंपना होगा कि इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसे अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाती है। मतलब कि जैसे ही उसे नागरिकता इंडिया की मिली है, तो वो XYZ किसी भी देश का हो, तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता वहाँ से समाप्त हो जाएगी। गॉट इट? तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। प्राधिकारी के जिसके पास में नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए खासतौर पर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति जिसमें इम्पावर्ड्स कमेटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी, तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जो CAA है उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या है बिंदु, उसको भी जरा समझ लेते हैं। इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो आवेद प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी माना जाएगा। अब कौन-कौन से ऐसे 4 उन्होंने क्राइटेरिया तय किए हैं, अगर उनको आप फुलफिल करते हैं तो आप इल्लीगल नहीं है बल्कि लीगल माने जाएँगे। जो भी लीगल माइग्रेंट है वो इसमें आएँगे। जैसे पहला पहला है इसके अंदर आप देखोगे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म से हों, पहली बात। दूसरा वे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों, उन्हें 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो तथा वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा मतलब कि ATMM2 के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हों, तो इसमें ये रखा गया है, ठीक है? अगर इनको आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें इल्लीगल नहीं होंगे, लीगल माने जाएंगे। इन सब के अलावा केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट्स मतलब कि भारत में प्रवेश जो अधिनियम 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 इनके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के खिलाफ दंडित करने की छूट भी दी है। उपयुक्त प्रवासियों के लिए देशीकरण मतलब कि आप देखोगे नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष कर दी गई है CAA 2019 के तहत। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब कि OCI पंजीकरण रद्द करने के 5 आधार हैं। पहला,
अधिनियम में यह प्रावधान किया गया हो कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों को ओसीआई का पंजीकरण रद्द कर सकती है। अब कौन-कौन से ऐसे रखे गए हैं, आइए देखते हैं। रद्द करने के क्या-क्या 5 आधार हैं, उनको समझिएगा। जैसे पहला, धोखाधड़ी। नंबर 2, संविधान के प्रति निष्ठा न रखना। तीसरा, शत्रु युद्ध के दौरान शत्रु देश का क्या करना है, समर्थन करना, ठीक है। और चौथा है, भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, लोकहित को बनाए रखने के लिए। और पांचवा है आपका, पंजीकरण के 5 साल के भीतर प्रवासी भारतीय नागरिक को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो। अगर मान लीजिए आपको 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, नागरिकता छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि ओसीआई। अभी आपने ये पढ़ा था कि ओसीआई के बारे में, ठीक है। आइए इसको भी जान लेते हैं लगते हाथों। ये भी सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि आप सभी वाकिफ हैं, विदेश मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड धारकों को विदेशी के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान में ओसीआई नियम क्या है, अपरिवर्तनीय रहेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है ओसीआई कार्ड होल्डर के बारे में। देखिए, यह योजना वर्ष 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके प्रस्तुत की गई थी। विदेशी सैन्यकर्मी चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो, ओसीआई प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। मतलब कि अगर वो सेना में रहा है, मिलिट्री में रहा है, तो वो ओसीआई कार्ड धारक नहीं बनेगा। वर्ष 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई कार्ड धारकों को एक श्रेणी, मतलब कि ओसीआई में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था, 2015 में, याद रखना। एनआरआई को और ओसीआई को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, और आपके नेशनल रेजिडेंस ऑफ इंडियंस, जो पैसा कमाने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों में चले गए, ठीक है। ओसीआई कार्ड धारकों के लिए क्या क्या पात्रता है, देखिए। पहला बात, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक, मतलब कि पाकिस्तान का नहीं होगा और बांग्लादेश का नहीं होगा, उसको ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे जो 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, जो उस क्षेत्र से संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनाया गया, जो ऐसे नागरिक का पुत्र या पुत्री, पौत्र या प्रपौत्र या प्रपोती या प्रपौत्र है, जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों का नाबालिग संतान, जो नाबालिग बच्चा और जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, या माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी जिसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने से कम 2 वर्ष पहले पंजीकृत हुआ हो, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अब जान लेते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा जानिएगा। अगर आपका मूड बनना हो कि नहीं, मुझसे तो विदेशी से ही शादी करनी है, ठीक है, विदेश में ही लेकर के आना है दूल्हा या दुल्हन, तो उसके लेकर के क्या क्या प्रोविजन है, देखिए। ओसीआई कार्ड धारकों के लाभ, पहला, भारत यात्रा हेतु जीवन भर के लिए बहु प्रवेश, मतलब कि उसको वीजा की जरूरत नहीं है, एक बार बनेगा उससे काम चलेगा। कृषि या बागवान भूमि की खरीद और भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर कुछ वित्तीय, आर्थिक एवं शैक्षणिक मामलों में अनिवासी, मतलब कि एनआरआई के समान समानता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 जो 1G के तहत ओसीआई कार्ड धारक 5 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। कितना, 5 ईयर्स, बशर्त है वह अपने आवेदन करने से पहले 5 वर्षों में से 1 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो। ओसीआई कार्ड धारक एनआरआई के समान राष्ट्रीय पेंशन, मतलब कि एनपीएस के नामांकन के लिए पात्र होते हैं। ओसीआई कार्ड धारकों से संबंधित कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जैसे वह दोहरी नागरिकता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि ओसीआई कार्ड वोट देने के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है, मतलब कि उसको वोटिंग राइट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, ठीक है। ओसीआई कार्ड धारक अग्र लिखित भारतीय संविधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ओशई कार्ड धारक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए भी अपात्र होते हैं। लोक नियोजन यानी सरकारी योजनाओं के मामले में अवसर की समानता के संबंध में अनुच्छेद 16 की बात करता है। यहाँ पर ओशई कार्ड धारक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़ करके संघ या राज्य सरकारों के किसी भी लोक सेवा पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। आपको बता दें कि उन्हें देश में अनुसंधान, पर्वतारोही, जैसे आपने देखा होगा पर्वतों पर घूमना होता है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के काम करने होते हैं, धर्म प्रचार गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे ईसाई मिशनरी जिनको कहते हैं, पत्रकारिता हो सकती है, प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। एक और आपका चर्चाओं में विषय रहा था रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, ये सुर्खियों में रहा है, ठीक है। अब खास तौर पर यहाँ से बहुत ही कम मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन आपने पढ़ा है। और ये अफर्मेशन क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कई ऐसे राज्य अपने यहाँ के विश्वविद्यालय और परिसरों में क्या कर रहे हैं, विविधता कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का निषेध कर रहे हैं। मतलब कि उनका कहना है कि देखो हो क्या रहा है, जो यूएसए में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनमें क्या हो रहा है, जैसे इंडियंस हैं इनका बोलबाला ठीक ठाक हो रहा है और ये पदों पर जा रहे हैं, तो उसको लेकर के इसमें चर्चाओं में रहा था। इतना ये मोस्टली नहीं है, आपसे ज़्यादातर नहीं पूछेगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, देखिए, क्योंकि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण ये है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्या अनुसूचित जातियों, देखो ये क्यों चर्चाओं में रहा, इसको जरा समझना। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जिसको पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। ये एससी कैटेगरी का पिरामिड है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का है। ये जो ऊपर आपको मिल रही हैं, ये जो ऊपर के क्षेत्र में है, ये शेड्यूल कास्ट के वो व्यक्ति हैं जो ग्रुप ए, ग्रुप बी में जॉब करते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो नीचे हैं, ये बॉटम में, ये वो हैं जो इस शेड्यूल कास्ट के जिनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा डाउन है। अब होता क्या है, जो आपने रिजर्वेशन का नाम सुना है, उस रिजर्वेशन का जो लाभ है ये उठा लेते हैं ग्रुप ए और बी के बच्चे। जबकि ये जो नीचे हैं, जैसे भारतीय किसान है, सीमांत किसान है, ठेड़ी खोमचा वाले हैं, रेडी पट्टी वाले हैं, ठीक है, ये इसका क्या है, लाभ नहीं उठा पाते हैं और ये इससे क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, ठीक है, ये इससे वंचित हो जाते हैं। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही पाया और कहा कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कि भाई जो आप मान लीजिए आईएएस बन गया, ठीक है, आप में से कई ऐसी कैटेगरी के होंगे, ओबीसी के होंगे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए जब ऐसी कैटेगरी में जो व्यक्ति, ठीक है, सॉरी, जो व्यक्ति आईएएस बन गया, जो व्यक्ति आईपीएस बन गया, ठीक है, जो व्यक्ति आईआरएस बन गया, ये ऊंचे पदों पर पहुंच गया, जो व्यक्ति आप देखोगे आईएफएस बन गया, तो ये वो पद हैं स्टूडेंट्स जो ग्रुप ए की प्रबंध, जो ग्रुप ए की सर्विसेज है। क्या इनके बच्चों को, ये जो एससी कैटेगरी से हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, क्या इनके बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत है? नहीं ना। किन को जरूरत है? जो ग्रुप ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, या फिर ग्रुप डी की वो जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों को जरूरत है, या फिर वो कोई जॉब ही नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चों को जरूरत है। तो अब उनको क्या हो, वो फिल्ट्रेशन किया जा सके, इसीलिए क्या किया है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट लाया गया। अब क्यों है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पंजाब राज्य बनाम अन्य भारत, आप देखोगे बनाम दविंदर सिंह और अन्य बात 2024 में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(4), 16(4) के तहत स्वीकार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति और समुदायों के भीतर में अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकती है और ये होना भी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर डाल लेते हैं क्या क्या नजर रही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 341 एक के तहत अधिसूचित
अनुसूचित जातियां अलग अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियां मूल वंश और जनजातियों में विभाजित समूह हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 एक कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकता है। ये राइट्स किसको है? राष्ट्रपति को दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 341 एक के तहत। अनुसूचित जातियों के भीतर में उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि उपवर्गीकरण से ना तो इस सूची किसी भी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और न ही इससे किसी को बाहर किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 341(2) कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या सूची से हटा सकती है। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का दायरा क्या-क्या रखा गया है? जैसे उपवर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करना। मौलिक मतलब कि आप देखोगे सब्सटेंटिव्स जो आपकी क्वालिटी के सिद्धांत के अनुसार मतलब कि मौलिक समानता कानून को व्यक्तियों या उनके समूहों को अलग-अलग पृष्ठभूमियों और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखते करना चाहिए। राज्य सरकार कुछ ऐसी जातियों के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकती है। ये बात ध्यान में रखना है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हालांकि राज्यों को यह सिद्ध करना होगा कि किसी जाति या समूह के पिछड़ेपन का कारण उसकी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। राज्य को राज्य की सेवाओं में से कुछ ऐसी जातियों की उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण बारे में डेटा एकत्रित करना होगा। इन सब के अलावा राज्य अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता और उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की जो सूची तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेर फेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है कि कभी स्टेट अपने राजनीतिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 342 ए के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग मतलब कि SEBC के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को SEBC की सूची तैयार करने का भी अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 342 ए को 2018 में शामिल किया गया था। आइए बात कर लेते हैं आरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय रहे हैं। जैसे एक निर्णय आपने बहुत बार सुना होगा जिसका नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना चाहिए। ओबीसी का जो क्रीमी लेयर था उसको बाहर रखे इंदिरा साहनी 1992। इन सब के अलावा आप देखोगे 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु जो शेड्यूल कास्ट समुदायों की सूची बनाने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने का सामना करता है। इसीलिए यह संविधान का अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन करता है, जो कि विशेष रूप से संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। इट्स क्लियर यू नो। इन सब के अलावा एक हुआ था 2018 में केस, वो था जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसमें? क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुच्छेद 341 342 पर लागू करना और आरक्षण हेतु जो SC समुदायों की सूची के साथ साथ छेड़खानी नहीं करेगा। किसके साथ? जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये भी बड़ा मोस्ट टॉपिक है, इसको भी समझिएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। संविधान का भाग अगर हम देखें, संविधान का भाग है 4 जिसको हम DPSP के नाम से जाने जाता है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आप देखोगे 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। इसी में एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल को आप कहते हैं 44, ठीक है। इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता। देखिए समान नागरिक संहिता को एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये चर्चाओं में क्यों रही थी? चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी
2024 में कि हम यूके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने ये बात घोषित किया था कि जनवरी 2025 से हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि, फिर उसके बाद आगे चीज़ों पे विस्तार से आपसे चर्चा करते चलेंगे। देखिए चीज़ें क्या हैं ज़रा उसको समझना है, ठीक है, समझिएगा ज़रा। स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति थी? लेक्सस लॉ की रिपोर्ट जो कि आपका 1840 इसमें अपराधों, सबूतों और कंट्रैक्शन अनुबंध से संबंधित भारतीय कानूनों का संहिताबद्ध करने के महत्वपूर्ण जोर दिया गया था। हालांकि इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि हिंदुओं और मुस्लिमों के वैयक्तिक कानून मतलब कि पर्सनल लॉ को इस प्रकार की संहिताकरण से बाहर रखना चाहिए। बी एंड ऑफ समिति 1941 इस समिति ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध कानून हिंदू कानूनों का सुझाव दिया था और इसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई। ये था स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे आपने देखा होगा स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 का, इसमें भी स्पेशल है। धर्म या आस्था को मनवाने वाले विवाह, ठीक है। 4 ऐसे कुछ हिंदू कानून रहे हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू जो आपकी माइनॉरिटीज और गार्जियनशिप अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। ये कुछ ऐसे अधिनियम लाए गए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूसीसी के बारे में थोड़ा। देखिए इसका इश्यू होता है, देखो जैसे यूसीसी यूसीसी अगर मान लीजिए भारत देश के अंदर लागू होगी तो इसका उद्देश्य क्या होगा, ये संपूर्ण भारत में लागू होगी। यहाँ पर बच्चों, ठीक है, मेल, इसको मेल कह सकते हैं, मैन और वुमेन, ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बड़े और छोटे सब, अमीर और गरीब सब, उसके तहत ये सब एक साथ ही आएंगे। यूसीसी का आशय है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों से विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक, जिसको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के तहत संविधान का अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य नागरिक मामलों के लिए भी एक समान कानूनी ढांचे का निर्माण करना है। वर्तमान स्थिति के बारे में जानें तो भारत के खासतौर पर वर्तमान में व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ काफ़ी जटिल और अलग अलग है। यहाँ प्रत्येक धर्म में अपने विशेष कानूनों का पालन होता है। भारत में लागू व्यक्तिगत कानून की बात कर ले, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यह कानून हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है। गोवा भारत का एकमात्र जहां पहले से ही सामान्य, आप देखोगे, समान नागरिक संहिता लागू है। ये खासतौर पर हुआ क्या था, क्यों इसमें इतना इजी हो गया, भारत ने नहीं किया था क्योंकि उस समय पुर्तगाली होते थे, तो उसमें पुर्तगाली संहिताबद्ध 1867 लाए थे, तो उसके तहत ये हुआ था, ठीक है। इसलिए गोवा को पहला स्टेट्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बारे में, जिस पर हमने बात करी यूसीसी के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इसमें उपासना। उपासना स्थल विशेष रूप से उपबंध अधिनियम, मतलब कि प्लेस ऑफ ऑनरशिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। अब ये चर्चाओं में क्यों रहा, देखिए लगातार आपने उत्तर प्रदेश के एक, यूपी में एक आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं संबल। अब वहां पर क्या है, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा था ये। वहीं आपने ये भी देखा होगा ज्ञान वापी, वहां पर भी यही मुद्दा था। अब हुआ क्या था, इससे देश के अंदर अशांति का माहौल बना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको रोका जाए, ठीक है। वो सारे नियम रहे कि जो 1947 15 अगस्त 1947 को था वही आज कहा जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ मंदिर थी तो मंदिर होगा, मस्जिद थी तो मंदिर, गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा, गिरजाघर तो गिरजाघर, वहां पर कुछ नहीं, जो था वो था, ठीक है। कई बच्चे कमेंट्स करेंगे इस पर राम मंदिर, वो इसको इससे दायरे से बाहर रखा गया था। पूरा प्रोसेस समझाएंगे, आइए देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सिविल अदालतों को अगले नोटिस तक
पूजा स्थलों के स्वामित्व की चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने या विवादित धार्मिक स्थलों से सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक लगा दी है। मतलब कि अब उसको रोक लिया है। पूजा या उपासना स्थल विशेष रूप से ये अधिनियम 1991 के बारे में आता है। यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 की बात करता है। फिर वहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि ये मस्जिद मंदिर के ऊपर बनी हुई है? कई ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं क्या? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट संबल की आप बात करें, क्योंकि सभी वाकिफ हैं, भारतीय पार्लियामेंट में, संसद में इसकी बहुत चर्चा हुई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं कर सकेगा। यह अधिनियम राज्य या प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने जैसे कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था एक सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि पूजा स्थल के स्वरूप में परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। इस अधिनियम के अपवाद क्या-क्या हैं? जैसे एक अपवाद के रूप में रखा गया था, अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस चीज़ को कहा, तभी जाकर के अयोध्या में राम मंदिर, राम टेम्पल बना है। इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और विशेष अधिनियम 1958 के तहत आने वाले स्मारकों व पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होता है। कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो, वे मामले भी इसमें शामिल नहीं हैं जो पहले से ही निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं। ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो, यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। जुर्माने की बात कर लें, इस पर जुर्माना अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का भी प्रावधान रखा गया है, अगर ऐसा कुछ होता है तब। आइए, ये है आपके लिए प्रिवेंटिव डिटेक्शन। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा समझना। एक केस हुआ था जिसका नाम था जसीला शाहजी बनाम भारत संघ 2024 का। प्रिवेंटिव डिटेक्शन आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 22, ठीक है, गिरफ्तारी से निषेध की बात करता है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो वो पूछे, उसकी ये लाइबिलिटी बनती है, उसकी ये आप देखो अकाउंटेबिलिटी है उस पुलिसकर्मी की, वो उसको बताए कि आपको ये गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चार चपेड़े मारते हैं, बैठाते हैं, ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो वास्तविक है, वो तो देखो, ये ऐसा नहीं करते हैं। तो संविधान का आर्टिकल ये जो 22 है उसके बारे में ही चर्चा की गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ आपसे टाइम थोड़ा करना चाहिए, लेकिन आप इसको जानते हैं। बस ये बता देता हूँ ये क्यों चर्चाओं में रहा था। देखिए, जसीला शाहजी बनाम भारत संघ मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेक्शन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया। प्रिवेंटिव डिटेक्शन क्या है उसको बता देता हूँ। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर न्यायालय में बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से यह उचित आशंका हो कि वह लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे हिरासत में लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संसद और राज्य विधान मंडल प्रिवेंटिव डिटेक्शन पर कानून बना सकते हैं, मतलब कि दोनों बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मुद्दा खास तौर पर जेल से रिलेटेड है, तो इसलिए इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और कुछ नहीं है, इसको बस यही ध्यान में रखना है। आर्टिकल 22 आप पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, व्यक्तिगत अधिकार ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत अधिकार का मतलब होता है पर्सनल राइट, और इसमें क्यों आया था ये चर्चाओं में। देखो, होता क्या है, पर्सनल राइट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन बायर, जैसे इसका ये विजन आईएएस हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या है ना, इसका कॉपीराइट है। अगर मैं मान लीजिए इसको यूज करके मुद्राएं अर्जित करूं, ठीक है, इसको मैं अपना कह के बेचूं मार्केट में, तो मेरे ऊपर क्या होगा, ये पर्सनल जो आपकी पर्सनल राइट है उस पर लगा देंगे। जैसे आपने कई एक्टर देखे होंगे, बहुत सारे एक्टर्स आप देखते हैं,
तो उसका कहीं भी फ़ोटो लगा देते हैं कि देखो हमारी दुकान के आगे इसका फ़ोटो लगा देंगे, या फिर उसके नाम से सामान बेचना शुरू कर देंगे, उसकी एडवर्टाइज़ चला कर के सामान, तो उस स्थिति को पर्सनल राइट्स कहते हैं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में विविध संस्थाएँ ई-कॉमर्स स्टोर मतलब कि एआई, चैट बॉक्स आदि को एक अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम, छवि, आवाज़ और समरूपता का दुरुपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये चीज़ें आपने देखी होंगी। जैसे अमिताभ बच्चन का कोई अधिकार को यूज़ कर ले ऐसे वगैरह। व्यक्तिगत अधिकार के बारे में क्या है? व्यक्तिगत अधिकार नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवियाँ या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं, जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। देश के किसी भी कानून में व्यक्तिगत अधिकार का उसके संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है किया गया। हालाँकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार को इसके तत्व विद्यमान माना गया है। आपका जैसे प्राइवेट आपका पर्सनल जो राइट होता है, वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी वाला, ठीक है? उसके ऐसा समकक्ष इसको माना गया है। व्यक्तित्व के अधिकार के 2 घटक होते हैं, जैसे एक होता है पब्लिसिटी अधिकार, एक होता है निजी अधिकार। पब्लिसिटी में अपनी छवि, समानता और पहचान की रक्षा करने का अधिकार होता है, ठीक है? जिसमें ट्रेडमार्क्स अधिनियम होता है, ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और कॉपीराइट्स 1957। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो निजता का अधिकार है, अनाधिकृत प्रतिनिधित्व से सुरक्षा होती है, जैसे अनुच्छेद 21 जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 इस चीज़ को ये कहते ही हैं, ठीक है? चलिए, पश्चिम मरणोपरांत व्यक्तित्व का अधिकार होता है, भारतीय दंड संहिता के रूप में उसको रखा गया है। प्रतीक या फिर नाम उसको लेकर के भी इम्बैलेंस एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रोज यूज़ करके भी उसमें लाया गया है। तो इसको थोड़ा-सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए, और कुछ इसमें था नहीं। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ई शब्द हैं, उनको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, छोटे-छोटे वर्ड हैं। जैसे आपने देखा होगा एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति भारत में रहता था। कोई व्यक्ति था जो भारत में रहता था, वो व्यक्ति सीधा पाकिस्तान चला गया, ठीक है? कुछ उसकी प्रॉपर्टी मान लीजिए भारत में थी, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टी भारत में थी। अब ये जो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान एक शत्रु देश है, ठीक है? पाकिस्तान एक शत्रु देश है। तो ऐसी स्थिति में अब शत्रु देश है और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बिकेंगे तो कहाँ से होगा? तो इसी को बोलते हैं इनोमी प्रॉपर्टी, ठीक है? पाकिस्तान के पूर्व अब हुआ क्या था? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो आपके परवेज़ मुशर्रफ के पूर्वजों की उत्तर प्रदेश में स्थित शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश दिया गया। संपत्ति के बारे में क्या है? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में शत्रु को ऐसे देश या फिर उसके नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अर्थात पाकिस्तान और चीन भारत पर आक्रमण किया हो। तो 2 ही देश हैं ऐसे अभी तक जो कि शत्रु देश कहे जाते हैं। एक तो पाकिस्तान है और एक चाइना है, क्योंकि इन्होंने ही 2 युद्ध हम पे लड़े हैं। किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसके ओर से धारिता या प्रतिबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूल दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन। अब देखिए, राइट टू बी फॉरगॉटन ये बहुत चर्चाओं में रहा है, ठीक है? भूल जाने का अधिकार, कुछ व्यक्ति भूल जाते हैं। जैसे होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई कमेंट्स किया, ठीक है? मैंने कोई कमेंट्स किया, XYZ चीज़ लिख दी, या मान लीजिए मैं कहीं गया किसी कंपनी में, और उस कंपनी में मैं जब गया, अब मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी, उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है? मान लीजिए जब मैंने वो जॉब छोड़ दी बच्चे, ऐसी स्थिति में अब उस कंपनी के पास में मेरा कुछ डाटा होगा। अब क्या वो डाटा उस कंपनी ने बेच दिया या नहीं बेचा है? जैसे आपके पास सिम है, आपने उस कंपनी को अपना डाटा दिया है, आधार कार्ड या जो भी। अब क्या आपने जो सर्विस ले ली, ठीक है? मान लीजिए आपके पास में जियो का सिम था, ठीक है? आपने जियो का सिम लिया, अब जियो के पास में आपका आधार कार्ड है, लेकिन हुआ क्या, आपने 1 साल के बाद में आप एयरटेल में आ गए। आप एयरटेल में आ गए, अब आपने जियो को छोड़ दिया है, ठीक है? तो आपने जियो का सिम चलाना बंद कर दिया, फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्या अब जियो कंपनी के पास जो आपका डाटा था, वो डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया है नहीं? तो उसकी बात यहाँ पर करता है राइट टू बी फॉरगॉटन। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा से संबंधित भुला दिए जाने का अधिकार के इस मुद्दे पर पुनर्सुनवाई करेगा। भुला दिए जाने के अधिकार के बारे में जान लेते हैं। राइट टू बी इरेश्योर कहते हैं इंश्योर मिटाने का अधिकार भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी संगठन से अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध कर सकता है। यह अधिकार तब तक लागू होता है जब व्यक्ति का डेटा उस उद्देश्य के लिए अब आवश्यक नहीं रह जाता। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपने अमेजन यूज किया होगा, आपने फ्लिपकार्ट यूज किया होगा, किधर नहीं, आपने मंत्रा यूज किया होगा, ठीक है। ऐसे कई आपने प्लेटफॉर्म यूज किए, बट यूज किए, आपका डाटा उनके पास है। अब मान लीजिए आपने ये सभी डिलीट मार दिए अपने फ़ोन से, ठीक है, अपने खाते से, फ़ोन से। अब तो इनके पास में तो आपका डाटा रह गया। इनके पास में क्या होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका खाता संख्या होगी, मतलब कि जो अब ट्रांजैक्शन आईडी होगी, आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, कई चीज़ें होंगी। क्या इन्होंने मार दिया डिलीट? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें बात यहाँ पर होती है। भुला दिए जाने के अधिकार की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र के उल्लेख में आप देखोगे ओब्लियन, मतलब कि विस्मृत किए जाने के अधिकार से हुई है। हालांकि भुला दिए जाने का अधिकार एक पूर्ण या फिर निरपेक्ष अधिकार नहीं है। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुला दिए जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्से के रूप में मान्यता दे दी। तो राइट टू बी फॉरगॉटन किस में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। जस्टिस जो हुए हैं आपके के एस पुट्टास्वामी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में भारत भुला दिए जाने का अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं हम देखें तो यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो आपका रेगुलेशन एक्ट है उसमें भुला दिए जाने अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। अब ये इनर लाइन परमिट है। अब मुझे नहीं लगता है कि इनर लाइन परमिट पर कुछ आपसे जैसे दीमापुर और चमुकुदिया न्यूलैंड कुछ ऐसे इनर लाइन परमिट को मंजूरी दे दी गई है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर है, ठीक है, इनको मंजूरी दे दी गई है। बाकी का इनर लाइन परमिट जो है वो कई आपके स्टेट्स में आता ही है, पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है वहाँ पर। इसमें खासतौर पर आप देखोगे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये खासतौर पर 4 स्टेट हैं। अगर आप इसको यू समझें तो यू इंडिया का नक्शा होगा ऐसे। तो इसमें कौन कौन से, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, नीचे आ जाएगा नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर और नीचे आ जाएगा मिजोरम, एमजेड, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है एक कतार में। तो और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चे, ये आपका क्या था, ये आपका जो यूनिट नंबर 3 था, ठीक है, आई थिंक यूनिट नंबर 3 था, कितना था देखते हैं। ओके, यूनिट नंबर जो 3 था बच्चे आपका, यूनिट नंबर जो आपका 3 था वो आज कंप्लीट हो गया है एक ही क्लास में, ठीक है। थोड़ा फास्ट वे में मैंने ठीक से लिया है आपको समझाते हुए, ठीक है। और इसमें जो मैंने बोला है वही चीज़ें को ज़्यादा मात्रा में रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देंगे। आपसे इसका जो पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर है उसको भी हम लेंगे, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमी वाला है वो भी आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी में आपके 10 लेक्चर होंगे, कितने, 10 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो इजी है, आपका सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है। फरवरी मार्च तक आपकी फुल ये पीटी 365 कवर करवा दी जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको करवा दी जाएगी, और मार्च के बाद में हम PYQ यूपीएससी के PYQ देखेंगे 2013 से 2024 तक के एग्जाम को, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में तय रह देते हैं, तब तक के लिए मल्लाह के पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, बाय।